हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस भाग में हम लोग बात करने वाले हैं स्वामित्व पर आधारित क्षेत्रक के बारे में। दोस्तों, ये जो स्वामित्व पर आधारित क्षेत्रक है, इसमें आ जाते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में। तो जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको विभाजित करने के लिए हम कुल क्षेत्रकों को 3 भागों में बांटे थे। पहले क्षेत्रक में हमारा आ जाता था प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, और द्वितीयक में आ जाता था संगठित और असंगठित क्षेत्रक। और इस तीसरे वाले भाग में हम लोग जानेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका यह है कि परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, ये जो है कि आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों को जो विभाजित किया गया है, इसमें परिसंपत्तियों यानी कि जो भी संपत्ति है, पैसे वैसे हैं या जो भी सेवाएं उपलब्ध कराता है, उनके लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जो है कि सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है। और निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्रक में है, उस पे सरकार का नियंत्रण होता है। जो भी परिसंपत्तियां होती हैं वह सब सरकारी होती हैं, या जो भी सार्वजनिक क्षेत्रक में कोई भी सुविधा उपलब्ध कराता है तो वह सरकार उपलब्ध कराता है, जो भी सेवाएं उपलब्ध कराएं। और निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी केवल एकल व्यक्ति के हाथों में होती है या किसी कंपनी के हाथों में होती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्रक हैं। जैसे जो रेलवे है, डाकघर है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, निजी स्वामित्व में है। ठीक है, ये सब किस क्षेत्र में आ जाते हैं, निजी स्वामित्व में आ जाते हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना है। जो निजी क्षेत्रक होते हैं, जैसे जो मतलब निजी हो, अपना हो, स्वयं का हो, किसी एकल व्यक्ति का उसमें अधिकार हो, किसी कंपनी का हाथ हो, उनका लक्ष्य यह होता है कि हम अधिक से अधिक क्या करें, लाभ कमाएं। जबकि जो मतलब सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं, उनका ध्येय लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। जो सरकार होती है वह सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई किससे करती है, टैक्स से करती है या किसी अन्य तरीके से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं? जैसे वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो सरकार है, हर तरह की गतिविधियों पर क्या कर रही है, खर्च कर रही है। अब जानते हैं कि आखिर में ये गतिविधियां हैं क्या, कौन कौन सी गतिविधियां हैं, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है। तो दोस्तों, आखिर में ये जो गतिविधियां हैं वह क्या हैं, और सरकार अधिक से अधिक इस पे हर तरह की गतिविधियों पर व्यय क्यों कर रही है, इसके बारे में आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है। हम लोग अपने आसपास या अपने ऊपर भी महसूस करते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, समाज को उसकी क्या होती है, समाज के सभी सदस्यों को उसकी आवश्यकता होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र किया जाता है। दोस्तों, समाज के
पूरे सदस्यों को सभी सदस्यों को किन्हीं न किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत उपलब्ध नहीं कराते हैं। अब क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे खर्च बहुत अधिक लगता है, जो निजी क्षेत्रक की क्षमता से क्या होती हैं? बाहर होती हैं। यानी कि उसके क्षमता के से वह बाहर होती है और निजी क्षेत्रक उसे उपलब्ध नहीं करा सकता है, ठीक है? इसीलिए वह लोग सभी व्यक्तियों से क्या करते हैं? पैसे एकत्रित करते हैं। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। जैसे यदि मान लीजिए कि हमें नहर खुदवाना है, पुल बनवाना है, रेलवे लाइन बिछवाना है, बिजली का निर्माण करवाना है, बांध का निर्माण करवाना है, यानी कि सड़क का निर्माण करवाना है, तो ये सब निजी क्षेत्र से बाहर हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वह क्या कर सकें, पुल का निर्माण करवा सकें, लंबी सड़कों की निर्माण करा सकें। इसलिए सरकार क्या करती है? भारी खर्च करती है इन सभी में और करों के द्वारा या अन्य किसी तरीकों के द्वारा पैसे क्या करती है? लोगों से वसूल लेती है। समझ रहे हैं ना बात को? अब क्लियर हो गया होगा। और कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनमें सरकार के समर्थन की ज़रूरत होती है। जैसे सरकार यदि बिजली उत्पादन कर रही है, ठीक है, वह बिजली वहाँ से दे रही है और यहाँ पे हमारा वस्तु मशीनों द्वारा उत्पादित हो रहा है। यदि बिजली का बिल बढ़ रहा है तो निश्चित है कि यहाँ पे उत्पादन की जो मूल्य है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उधर बिजली महंगा दे रहा है तो इधर ये भी महंगा देगा। इसलिए इन सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ता है और एक दूसरे से मिल मिला करके अपने चीज़ को आगे वृद्धि करना होता है। उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बिजली का बिल बढ़ता है। अनेक इकाइयाँ विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है, यानी कि कुछ अंश क्या करती है? देती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा होगा। सरकार क्या करती है कि गांव के किसानों से खरीद लेती है गेहूं चावल और उसे भंडारित करके रख लेती है और कुछ समय बाद या भंडारित करके रखी रहती है, राशनों की दुकानों के माध्यम से वह उसे कम मूल्य में क्या करती है? लोगों को वितरित करती है। आप लोगों ने कक्षा 9 में या हम लोगों ने कक्षा 9 में इसे बेहतर तरीके से पढ़ चुका है खाद्य सुरक्षा अध्याय में, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। अधिकतर ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किए हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा। देखिए दोस्तों, गुणात्मक शिक्षा, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, फिर विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए, ये एक फैक्ट बता रहा है, यहाँ पे ये इतना फैक्ट है। फैक्ट ये है, तथ्य यह है कि भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वह क्या हैं? अधिक से अधिक अनपढ़ हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। उन्हें पढ़ना लिखना भी अच्छी तरह से नहीं आता है और उसकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह है भारत में। लेकिन अब
हो सके तो उस संख्या में कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि इस समय शिक्षा पे सभी लोग महत्व दे रहे हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। ओडिशा 44 तथा मध्य प्रदेश 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनता लोगों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की ओर और देश की पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल करें। यानी कि यहाँ पे क्या है, शुद्ध मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराए, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा दिलाए और जो भी सरकार के कर्तव्य बनते हैं उनके बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश की पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करें। अब दोस्तों, आज हमारा ये लेसन 2 जो था आर्थिक विकास के क्षेत्र, वह समाप्त होता है और सारांश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सारांश का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने इस पूरे अध्याय में क्या सीखा। तो दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के बारे में जाने, संगठित असंगठित क्षेत्र के बारे में जाने, अधिकांश लोगों को रोजगार कैसे दें इसके बारे में जाने, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं इसके बारे में जाने और आज जाने स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में जाने। ये जितने भी पॉइंट है आप इसे पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे पूरा इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें। पॉइंट वाली भी पढ़ाऊँगा ताकि हम लोग नोट्स एक तैयार कर सकें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।